बाद जो डिसीजन आए थे उसमें कहा गया था कि 30 दिन का समय देना है डीएलएड के जो स्टूडेंट है और वैसे स्टूडेंट डीएलएड के जो कि टेट भी पास हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है एनसीटी ने फिर से दिया है। क्योंकि एनसीटी को हमने ही पूछा था कि क्या हम डीएलएड को अलाउ कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने ना कहा था। उसके बाद जो हाई कोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा था कि अलाउ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, डीएलएड को अलाउ कर दिया गया है। अब इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब आपके लिए खुशखबरी है कि आपको समय दिया जाएगा और आप उसमें अपना एप्लीकेशन जो है वो दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि जहाँ तक डीएलएड दिसंबर की बात है, तो डीएलएड दिसंबर को लेके दो तरह की बातें हैं। पहली तो यह है कि जो वैकेंसीज हम लोगों ने अनाउंस किया था वो अगस्त की वैकेंसीज थी। अगर अगस्त की वैकेंसीज को हम कंटिन्यू करते हैं तो दिसंबर वाले को मौका नहीं दिया जा सकता है। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है उनको फिर से नहीं एप्लीकेशन देना होगा। इतने जगहों पे जो आप लोग मैराथन दौड़ करके अपने एप्लीकेशन को अपने सबमिट किया था, वो फिर से हम आप लोगों से नहीं करवाएंगे। इसमें केवल जो डीएलएड के और जो टेट पास हैं, जिनकी संख्या लगभग मेरे ख्याल से 6 से 7 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को मौका दिया जाएगा और कम समय में में जाके सबमिट करेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि जो पहले से जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है उनकी मेरिट भी कई जगहों पे तैयार हो चुकी थी। थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग आएगी मेरिट में, क्योंकि डीएलएड के जो स्टूडेंट है वो फिर से अप्लाई करेंगे। रही बात की लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, 4 साल में एक बार होता है, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि डीएलएड दिसंबर वाले को और जो स्टेट एग्जाम कैंसिल हुआ है, वो आपको पता है कि टेट पास करना जरूरी होता है, तो उन दोनों को मिला के फिर से जो है हम लोग वैकेंसीज अनाउंस करेंगे। वैकेंसी अनाउंस में क्या है कि ऐसा नहीं, अगर ये वैकेंसी अगर हम समय से पूरा कर पाते तो हमारी ये कोशिश थी कि दूसरी वैकेंसी जो हम निकाल के उनको भी समावेश करें दूसरे वैकेंसी में। बट इतना जरूर है कि जो दिसंबर डीएलएड है उनको अपॉर्चुनिटी इलेक्शन के बाद मिलेगी, क्योंकि हम इलेक्शन के पहले यह कोशिश करेंगे कि अभी जो रेगुलर नियोजन की जो कार्रवाई चल रही है उसको ससमय पूरा करवा लिया जाए और आप लोग की जो अपॉइंटमेंट है उसको सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन ये आपको पता है कि इस बार हम लोग नियोजन उन्हीं को करेंगे जो जिनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कहीं से भी, बोर्ड हो यूनिवर्सिटी हो, वहां से हम लोग करवाएंगे। उसके बाद ही उसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। लेकिन एक बार मेरिट में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर में थोड़ी डिले हो सकती है ड्यू टू उनका चेक जो करना है हमें सर्टिफिकेट के, उसके चलते कई छात्र छात्राओं का यह रिक्वेस्ट था कि आप अलाउ करिए कि छात्र जो टॉप में छात्र हैं वो सभी जगह जाके उन्होंने अप्लाई कर रखा है और सभी जगह उनके ही मेरिट में नाम आने की संभावना है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। और एक बात और आपको जानना जरूरी है कि लॉकडाउन के चलते ही या फिर अभी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ही आगे की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। हाई स्कूल को भी लेकर यह है कि हाई स्कूल में जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उनके मेरिट लगभग सभी जगह तैयार हो चुके हैं और जब तैयार हो गए हैं मेरिट तो उनको जैसे ही समान स्थिति होगी, जब लगेगा कि लोग मूव कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियोजन की प्रक्रिया को पूरी कराई जा सकती है, तो हम लोग उसको भी करवाएंगे। तो एक फायदा आपको यह होगा कि हाई स्कूल में कहीं कोई समस्या नहीं है। प्राइमरी का जहां तक सवाल है 1 से 8 तक का, तो उसके लिए बस थोड़ा समय हम लोग देंगे, क्योंकि 30 दिन का कोर्ट ने कहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको मिनिमाइज करें और उनका एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो हम लोग किसी भी तरीके से करवा ले। अब आप लोगों का यह भी क्वेश्चन होगा कि तो फिर सर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि ऑनलाइन करवा लिया जाए, बट हम आधा प्रोसेस को ऑफलाइन और आधा प्रोसेस को ऑनलाइन में नहीं ले जा सकते हैं, टेक्निकल यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम इसको ऑफलाइन ही करवाएंगे और जैसे ही थोड़ी सी स्थिति सामान्य होती है डेट अनाउंस करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे पेज को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। वीक में 3 से 4 दिन मैं लाइव आता हूं, न केवल आपके शिक्षक नियोजन को लेके, बल्कि अगर आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, नेट, जेआरएफ, एसएससी कोई भी एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको मैं गाइड करूंगा, क्योंकि कोचिंग क्लासेज बंद है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद है, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेज ही आपके लिए एक माध्यम है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं जुड़ूंगा और आपको हमेशा इवनिंग के टाइम में गाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स,
टीचर नियोजन को लेकर जो भी आपकी दुविधा थी मेरे ख्याल से समाप्त हो गई है, और आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। बट आप यह समझ सकते हैं कि जो प्रक्रियाएं पहले शुरू की गई थी उसको बीच में अगर फ्रेश किया जाएगा तो निश्चित रूप से नियोजन की प्रक्रिया वो नहीं की जा पाएगी, क्योंकि जैसे ही फ्रेश किया जाएगा तो पहले से जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो फिर हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे और फिर से प्रक्रिया जो है सो स्थगित हो जाएगी। जो भी डिले हो रहा है कहीं ना कहीं अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग संस्थान से डिग्री लेने के बाद उनके जो केसेज होते हैं इसके चलते होता है। जैसे आप लोगों में से कई बहुत सारे परेशान हैं क्योंकि 38 डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, कई जगह 20 डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, और आप लोगों ने बहुत खर्चा भी किया है इसको अप्लाई करने में, यह मैं जानता हूँ। और इसके चलते रहा है कि आप लोग बहुत व्याकुल हो रहे हैं और हमेशा यह लगता है कि सरकार के लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग का नियोजन नहीं कराना चाहती। ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा क्लियर है, हम विभाग की मंशा क्लियर है कि नियोजन कराना है, नियोजन होगा। और यह भी आप जानते हैं कि डीएलएड के जो स्टूडेंट है उनके हाईकोर्ट में चले जाने और स्टे ऑर्डर आने और फिर उनको समय देने के चलते ही ऐसा हुआ कि डिले हुआ, अदरवाइज तो मेरिट के लेवल पे आ चुका था। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि विभाग के लेवल पे कोई नहीं देख रहा है या विभाग के लेवल पे लोग सक्रिय नहीं है। हर दिन हम इस बात को लेके चिंतित होते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो जाएगी तो लगभग 94,000 जो प्राइमरी में है, फिर सेकेंडरी में भी है, 1 लाख से अधिक पौधे विद्यालय छोड़ के आ गए हैं कि हमें बिहार में नौकरी करनी है, बिहार में नियोजन के लिए, और बिल्कुल उन्होंने रिजाइन करके आए हैं। वैसे बहुत सारे आप लोगों से मुझसे मिले भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं भी समझता हूँ कि आप एक तरफ जो है जॉब क्विट करके यहाँ पे आ रहे हैं और फिर अगर यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है, और स्वाभाविक फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कम से कम मेरिट लिस्ट में लिया जाए। अपॉइंटमेंट लेटर सर्टिफिकेट चेक के बाद हो, लेकिन कम से कम परिवार को, घर वाले को यह आशा हो जाए कि एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया है, बस अपॉइंटमेंट लेटर मिलना बाकी है। अपॉइंटमेंट लेटर में भी हमारी इस बार कोशिश है कि अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको दिलवाएं, ताकि अपॉइंटमेंट लेटर लेने के नाम पे जो करप्शन होती है या फिर जो आपको दिक्कतें होती है वो ना हो, और आपको जो घुमाने की प्रक्रिया होती है कि लोग परेशान करते हैं, आप अप्लाई करने जाते हैं तो परेशान किया जाता है, नहीं मिलते हैं लोग। इस बार हमने बिल्कुल वीडियो से कहा था कि हर जो भी आपको रिसीविंग की जो डायरी बनाई गई थी, रिसीविंग की जो रजिस्टर बनाई गई थी, उसको हमने कहा था कि हर पेज को आपको ऑथराइज कराना है। नहीं तो ऐसा होगा कि मुझे जो शिकायत मिलती है कि आपका नियोजन का रजिस्टर कहीं होता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है, नया दूसरा कॉपी तैयार होता है। तो इस कहीं ना कहीं नियोजन इकाई के लेवल पे गड़बड़ियाँ मैंने सुना था, और यह भी संभव है कि आपके मेरिट होने के बावजूद भी नीचे से ऊपर कर दिया जाता है, ऊपर को नीचे कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट बहुत फर्जरी होती है, तो सर्टिफिकेट के लेवल होती है, एक बार इसके केसेज होते हैं, फिर उनके वेतन रोकी जाती है, बहुत जेल जाने की नौबत आती है, बहुत सारे की चीजें होती है। इस बार जो है सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी फेक सर्टिफिकेट वाले को या वैसे टीचर जो गलत सर्टिफिकेट गलत जगहों से, गलत संस्थान से लेके रखे हैं, या घर बैठे पैसा पे उन्होंने सर्टिफिकेट परचेज कर लिया है, वैसे लोगों का इस बार नहीं हो पाएगा। पहली बात, अप्लाई भी करेंगे तो मैं एफआईआर करके जेल भेजूंगा। वैसे जो कैंडिडेट फर्जी हैं वो पहले ही सतर्क खोले और काउंसलिंग में ना जाएं। अदरवाइज आपने देखा होगा सीतामढ़ी में मैंने 3 को अरेस्ट किया था कि फर्जी सर्टिफिकेट की, जब गेस्ट टीचर की मैं वहाँ बहाली कर रहा था, तो वहाँ भी मैंने जो काम किए हैं उसमें एक भी टीचर का गड़बड़ी नहीं और नो करप्शन। मैं स्टेट में हूँ तो मेरी एक कोशिश है कि जहां भी संभव हो उसको सही ढंग से करेंगे, और जैसे ही आपका नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी एक कंट्रोल रूम बनाऊंगा, उसमें आपको नंबर डेडिकेट होगा। अभी भी कंट्रोल रूम हमारी काम कर रही है, लेकिन शिक्षकों के सैलरी को लेकर हो रही है। तब उस समय हम नियोजन के लिए अलग से आपके लिए कंट्रोल रूम तैयार करेंगे। उस कंट्रोल रूम में आप बिल्कुल प्रूफ के साथ कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कंप्लेन देंगे, उसको हम लोग जरूर सुनवाई होगी। बट हमारे युवा, आप सभी हमारे युवा हैं, हमारे राज्य के धरोहर हैं, और आप यदि निराश होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को नुकसान होता है।
एक बहुत बड़ी युवा में जो ताकत है, जो शक्ति है, जो सही डायरेक्शन में जाकर राज्य के विकास के लिए काम कर सकता है, उसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखिए, उसको भी करते रहिए। यह प्रक्रिया भी होते रहेगी, आपको तैयारी की प्रक्रिया को भी कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, तभी आप आगे जीवन में और सफल हो सकते हैं। जैसा कि पिछले सेशन में बताया था कि टीचर्स जो है वो राज्य और राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्र निर्माता इसलिए है कि जैसे शिक्षक होते हैं वैसा बच्चा होता है, वैसा स्टूडेंट होता है, और आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोग उसी संयम के साथ अपना व्यवहार बताएंगे, अपने आप को एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षकों को में जो उनके जो सम्मान में कहीं ना कहीं गिरावट आई है उसको कम करने के, वो उसको ठीक करने के लिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। आप में से बहुत सारे जो है हमारे हम उम्र हैं जो लोग टीचर के लिए ट्राई कर रहे हैं, और हमने भी बिहार के ही पब्लिक सिस्टम, पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाई की है 10th तक। तो मैं भी समझता हूँ कि जो टीचर का सम्मान आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था, कहीं ना कहीं कम हुआ है। शिक्षकों का सम्मान कम हुआ है, स्टूडेंट का शिक्षकों के प्रति सम्मान कम हुआ है, टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो रही है स्टूडेंट के प्रति। उसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीचर के इतनी सम्मान और इतना ज़्यादा उनका एक सम्मान उस पंचायत, उस गांव में होता था कि कई बार पंचायत का निर्णय भी जो है वो वहाँ के जो प्रिंसिपल होते थे उनके द्वारा किया जाता था, उनको बहुत सम्मान दिया जाता था, जिसके घर में जो कुछ होता था वो उनको दिया जाता था। बट आज जो है परिस्थितियाँ अलग है। आज 15 साल पहले की बात करेंगे तो ये साइकिल योजना, पोशाक और पुस्तक जैसी बहुत सारी स्कॉलरशिप कुछ नहीं थी, संसाधन कम थे, बट स्कूल बहुत अच्छी पोजीशन में थी, पढ़ाई पूरी की पूरी होती थी, वहाँ से ही पढ़ा हुआ लड़का ही IAS IPS बनता था, स्टेट का टॉपर हो, किसी भी एग्जाम हो उसमें वही लोग सफल होते थे। पर परिस्थितियाँ बदली है, ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे आया है तो आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल्स की संख्या बढ़ी है, लोगों का रुझान बढ़ा है। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो सरप्राइजिंग है, स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। मतलब है जिस सिस्टम में हूँ उसी पे मेरा विश्वास नहीं है। इसी से समझा जा सकता है कि टीचर्स का जो रोल है समाज में, स्कूल में कितना है और वो क्या चाहते हैं और क्या देखते हैं। तो यह अगर आप सोचेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। हमें जब ग्रामीण परिस्थितियों में अपने आप को ढालना है, ग्रामीण परिस्थितियों को ठीक करना है, क्योंकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन मैक्सिमम 80% हमारे गांव में है, बहुत कम अर्बनाइजेशन हुआ है बिहार का। तो ऐसे में मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में है, और गांव की स्कूलों की दशा अगर ठीक नहीं हुई, 2.25 करोड़ बच्चे हैं, मान लेते हैं 1.5 करोड़ बच्चे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, 1.5 करोड़, यदि 13-14 करोड़ में से 1.5 करोड़ बच्चे अगर सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करेंगे तो बिहार का भविष्य क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। मैं इसको आपको बहुत एक अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगा कि टीचर का रोल कितना होता है, महत्वपूर्ण होता है किसी स्टूडेंट के निर्माण में। सपोज दैट कि आप हाजीपुर के किसी स्कूल में गए, हाई स्कूल में, इंटर स्कूल में आप गए, और वहाँ अपने बच्चों से पूछा कि भाई सबसे अच्छा रिजल्ट किस सब्जेक्ट का। कोई भी बच्चा बोलेगा सर साइंस का यहाँ सबसे अच्छा रिजल्ट है, कोई बोलेगा यहाँ सर सोशल साइंस का अच्छा है, कोई बोलेगा कि सर हिंदी का बहुत यहाँ अच्छा रिजल्ट है। तो जैसे ही कोई बोलता है कि सर यहाँ तो सबसे अच्छा रिजल्ट जो है साइंस से अच्छा आता है, सबसे अधिक मार्क्स सभी बच्चों को बोर्ड में 10+2 में साइंस में आए, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि साइंस के टीचर आपके कौन है। तो ये 2 टीचर हमारे साइंस के हैं। सबसे अच्छे टीचर कौन है बच्चों से पूछेंगे तो जो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं उन्हीं का नाम सबसे पहले आता है कि अमुक टीचर जो है सबसे अच्छे हैं। सबसे खराब टीचर कौन है आपके विद्यालय का, तो जो नहीं पढ़ाते हैं उन्हीं का नाम सबसे पहले आएगा कि ये टीचर सबसे खराब है। खराब इसलिए नहीं है कि बच्चे उनके बिहेव से परेशान है, बल्कि यह समझते हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छा काम। बच्चों में तब से ही सेंस होता है। तो इसका मतलब है कि जिस सब्जेक्ट का टीचर मेहनत करता है उस सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल देसरी से की है। हाई स्कूल देसरी में 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। एक था इकोनॉमिक्स जो एडवांस मैथ के बदले लोग लेते थे, और दूसरा था
हिस्ट्री के सुभाष सिंह हमारे बहुत प्रिय टीचर रहे हैं। हिस्ट्री के A to Z चीजों को इस तरह से पढ़ाते थे कि बहुत मार्क्स आता था। जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया तो मैं टॉपर लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक्स में पूरे बिहार में सबसे अधिक मार्क्स मुझे मिले थे, क्योंकि उस समय ठाकुर सर थे जो इकोनॉमिक्स के एक एक चीज को इतना अच्छे से पढ़ाते थे। कोई भी लड़का या लड़कियां उसमें से फेल नहीं किया, न हिस्ट्री में न इकोनॉमिक्स में। जिस टीचर का सबसे कम कमजोर रोल होता था वो था संस्कृत के टीचर। उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन संस्कृत के टीचर के चलते बहुत सारे स्टूडेंट फेल किए बोर्ड में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि टीचर का रोल कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के निर्माण में, स्टूडेंट को सही गाइड करने में। तो शायद इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। इसीलिए सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ें। पटना में अगर लाना हो, पूरे बिहार में पटना के जो टॉप के 5 स्कूल है, चाहे वो संत जेवियर हो, चाहे आप नोट्रे डेम हो, चाहे आप डॉन बॉस्को हो, संत माइकल सबसे टॉप पे है, या माउंट कार्मेल हो, जितने भी स्कूल है, एडमिशन स्केल लिमिटेड सीट। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं कि एडमिशन करवा दीजिए अपने द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ट्राई करता हूँ कराने का, बहुत सारे करवाए भी, बट जितनी हमारे 100 से ज्यादा लोग आते हैं, एडमिशन हम करवा पाते हैं 10 के आसपास। तो इसका मतलब है कि सभी के सभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इन सब स्कूल में पढ़ाने का मतलब है कि गारंटी हो गई कि बच्चा जो है वो अपने जीवन में बहुत टॉप करेगा। पूरी बात तो सत्य नहीं है, बट काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अच्छे स्कूल से का प्रभाव जो है वो सीधे सीधे बच्चों के चरित्र निर्माण से लेकर उनके स्टडी पे पड़ता है, उनके रहन सहन, उनके बिहेव, स्कूल का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। बट एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। एकलव्य ने के कोई गुरु नहीं थे और उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु माना था। तो गुरु मानकर एक जंगल में रहने वाला धनुर्धर अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, और द्रोणाचार्य ने उनको कोई भी शिक्षा नहीं दी थी। इसके बावजूद उसको गुरु उन्होंने माना था, और जब उनके सामने वो सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने कहा एकलव्य ने कि मैंने आपको गुरु मान के किया है, आपके मिट्टी के मूर्ति बना के मैं आपको गुरु मान के मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा। तो जंगल में रहने वाला, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला भी स्टूडेंट अपने मन में ठान लेता है कि मुझे क्या करना है और क्या बनना है, हाईएस्ट पोजीशन पे जाना है, वो कर सकता है एकलव्य की तरह। उसको जरूरत नहीं है द्रोणाचार्य जैसे गुरु की। तो द्रोणाचार्य के बारे में आपको पता है, तब उन्होंने उनका अंगूठा मांग लिया था, ताकि हमारे गुरु